नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, वो ये होते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस, इन दोनों के अलग-अलग नोट्स बनाने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे नोट्स प्रीलिम्स के बनाने हैं और किस तरीके से मेंस के नोट्स बनाने हैं, उनको अपन एक-एक पेपर वाइज़, सब्जेक्ट्स वाइज़ अपन सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके नोट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने ये पूरा हैंडआउट बना रखा है, तो इसमें एक-एक चीज़ को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हुए ये मतलब डिसाइड करेंगे कि एट द एंड आपको कैसे नोट्स हेल्पफुल हो सकते हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, ठीक है? आपके जो भी कोर्सेज़ से रिगार्डिंग इंक्वायरी हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। ठीक है, देखिए, अभी जैसे कि यूपीएससी जो 2027 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027, 2028, तो इनके लिए आपकी स्ट्रैटेजी नोट्स के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत हज़ार-हज़ार, 1500-1500 पेजेज़ की बुक्स हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम 100 से 150 पेज के नोट्स बनाने हैं हर बुक के। तभी आप लास्ट टाइम में उनको रिवाइज़ कर सकते हो। हालाँकि उसमें भी 2 तरीके से अपन लेकर के चलेंगे कि एक तो विस्तृत नोट्स होंगे जो थोड़ा कांसेप्ट बेस्ड होंगे या फिर आपने कहीं कोचिंग कर रखी है तो उनके नोट्स होंगे, कोचिंग के नोट्स होंगे, ठीक है ना? उसमें से भी आपको और क्रिप्स नोट्स बनाने के लिए जो कि लास्ट टाइम रिवीज़न के लिए आप जैसे महीने भर 2 महीने पहले 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो उस टाइम आपको रिवीज़न करने के लिए दूसरे नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? वो किस तरीके से बनाने वो सारी चीज़ें डिटेल में अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाएगी कि कैसे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए, अब आपको पता है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की डिमांड अलग-अलग है। प्रीलिम्स के नोट्स की संरचना कैसी होनी चाहिए कि इसमें मुख्यतः फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जो अवधारणाएँ होती हैं, कांसेप्ट होते हैं, छोटे कांसेप्ट वो पूछे जाते हैं, अपवाद से सवाल पूछते हैं, ठीक है? कुछ विशेष शब्दावली अगर न्यूज़ में रही है, साइंस की हो चाहे इकोनॉमी की हो, तो वहाँ से सवाल बन जाते हैं, हिस्ट्री से भी पूछते हैं वो। डेटा के ट्रेंड्स क्या रहा है कि भाई लगातार घट रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन, इस तरीके से सवाल बनते हैं। मैपिंग से रिलेटेड सवाल बनते हैं और जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है पॉलिटी के, वहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है ना? अब आपको नोट्स इनका कैसे बनाना है? आपको शॉर्ट पॉइंट्स बनाने हैं, बिल्कुल एकदम क्रिप्स कि हाँ, इसका ये मतलब है, इसमें ये मेंशन कर रखा है, इसका प्रोविज़न ये है। माइंड मैप्स बनाने हैं, है ना? कि अगर किसी के प्रोविज़न्स ज़्यादा दे रखे हैं, तो उनको माइंड मैप्स बना करके यूज़ कर सकते हो। वन लाइनर तुलनात्मक तालिकाएँ बनानी है। जैसे मान लीजिए आपने राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी जो क्षमादान शक्तियाँ हैं, उसको आप कंपैरेटिवली दिखा रहे हो, तो आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज़ सारणी बना करके उसको नोट करना है, ठीक है? फ्लो चार्ट बनाने और याद रखने की कुछ निमोनिक्स भी बना सकते हो, ट्रिक्स भी बना सकते हो कि उसको कैसे याद रखना है। मान लीजिए आर्टिकल वगैरह होते हैं ना, जैसे डीपीएसपी है, कर्तव्य है, तो उनको याद रखने के लिए कुछ अपनी खुद से बनाई हुई ट्रिक भी आप मतलब क्रिएट कर सकते हो, जिसको याद रखा जा सकता है जिसकी वजह से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि ये क्या है? कोई भी योजना या फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी न्यूज़ में रही है तो, कब ये मतलब स्टार्ट हुई? कौन-सा मंत्रालय है इसका? कौन-सी रिपोर्ट निकलती है इससे रिलेटेड और इसका क्या अपवाद है? तो प्रीलिम्स का मुख्यतः ट्रेंड यही होता है सवाल पूछने का, ठीक है ना? तो उसी को बेस बना करके ये सारे आपके इस तरीके से नोट्स बनेंगे। उसको अपन डिटेल में सारा सब्जेक्ट्स वाइज़ भी देखेंगे आगे की क्लास में, ठीक है? अब देखिए मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के नोट्स की संरचना कैसी होगी कि आपके पास बहुआयामी मुद्दे होंगे किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर किसी भी टॉपिक को लेकर के, उनके कारण आपको पता होने चाहिए, उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, उनको सुधारने के लिए सरकारी नीतियाँ क्या है, संरचनात्मक कमियां क्या देखी जाती जा रही है, उससे रिलेटेड केस स्टडी क्या है, और कहीं ना कहीं ठोस समाधान की आपके पास रणनीति होनी चाहिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई हो। ये हर सवाल है ना जो पूछा जा रहा है, सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, उसमें इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? अब आपको प्रारूप पता होना चाहिए कि फॉर्मेट इसका कैसा होता है, इंट्रोडक्शन, ठीक है? बॉडी, जो मेन बॉडी होती है उसमें आपका जो मुख्य खंड होता है प्रश्न का, उसको लिखा जाता है और कंक्लूजन वाला फ्रेमवर्क आपको बना करके रखना है। और ये सारी चीज़ें अपन मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है ना, उसमें अपन पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज़ के साथ कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपने कोर्स जॉइन नहीं किया तो अभी जॉइन कर लीजिएगा। आपके पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज़ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएँगे, ठीक है? अब आपको पता है 150 250 शब्दों की जो संरचना होती है और उसी आपको शब्द सीमा में लिखना होता है, उसमें मुख्य बिंदु आपको लिखने होंगे, समितियों की जो सिफारिश है उसको मेंशन करना होगा और वो कैसे करना है, वो अपन लास्ट में जैसे देखिए मैंने ऐड कर रखा है चीज़ों को कि ये जो है ना, इसमें कहाँ गया ये रहा देखिए, कैसे केस स्टडीज़ को कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी मैंने ऐड करके रखी है, तो इसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखिए, अब प्रीलिम्स के नोट्स का लक्ष्य प्रश्नों में दिए गए गलत विकल्पों को एलिमिनेट करने का होता है कि आपको पता है कि भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत ही होगा। अगर 2 ऑप्शन आपने गलत निकाल दिए तो आप उत्तर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हो।
ठीक है? तो प्रीलिम्स में मुख्यतः एलिमिनेट करने का होता है कि आपने गलत विकल्प निकाल दिए तो आपका सही आंसर निकल जाएगा अपने आप। लेकिन मेंस के नोट्स का लक्ष्य होता है परीक्षा हॉल में जो आपको टाइम मिलता है ना 6 से 7 मिनट का एक क्वेश्चन को लिखने का, उसकी तार्किक संरचना बना करके आपको उसी टाइम पीरियड में पूरे उत्तर को लिखना है। तो उसके लिए आपके नोट्स कैसे होने चाहिए? आपको बिल्कुल सटीक जानकारी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप उसको टाइम पीरियड में आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए होगा और रिवीजन के लिए आपके पास बहुत क्रिप्स नोट्स होंगे, वैल्यू एडिशन वाले नोट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपके पास डेटा, फैक्ट्स ये सारे अलग से लिखे हुए हो, जिसको आप सही समय पर, सही जगह पर आप उसको मेंशन कर सको। ठीक है? ये हो गया। अब अपन थोड़ा विस्तृत सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज़ पढ़ते हैं कि कैसे नोट्स मेकिंग की जाती है। सबसे पहले पॉलिटी और गवर्नेंस को देखते हैं। आपको भी पता है एम लक्ष्मीकांत आप सब पढ़ते हैं, कक्षा 11th की एनसीईआरटी देखी जा सकती है। उसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आते हैं करंट अफेयर्स में, उनको डेली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके आंसर्स में और भी गुणवत्ता आ जाएगी। ठीक है? पॉलिटी और गवर्नेंस के प्रीलिम्स के नोट्स कैसे होने चाहिए? देखिए, प्रीलिम्स के नोट्स, प्रीलिम्स में आपको सिंपल सा आपको पता है कि आर्टिकल पूछे जाते हैं, है ना? संशोधन वगैरह, संविधान के संशोधन पूछे जाते हैं, है ना? कुछ संस्था है तो वो संवैधानिक है और विधिक है, वो पूछा जाता है। तो आपके पास बेसिकली जो प्रस्तावना है, वहाँ से सवाल बनते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ से सवाल बनते हैं और संसद से 6 से 7 सवाल बनते हैं हर साल। इस साल को अगर छोड़ दे 2026 वाले पेपर को, तो एवरेज यही देखा गया है कि संसद से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो आपको जो आर्टिकल्स है ना, 1 से आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक, वो तो आपको एकदम ऐसे उँगलियों पे याद होना चाहिए। ठीक है? फिर महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है, 42वां, 44वां संविधान संशोधन, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है? 86वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन और जो लेटेस्ट जो भी संविधान संशोधन हो अभी, ठीक है? लेटेस्ट वाला, वहाँ तक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है ना, वो तो आपको एकदम याद होनी चाहिए, उसमें प्रोविजंस क्या-क्या दे रखे हैं, वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है? और उसकी एक अलग से टेबल बना दीजिए प्रीलिम्स के लिए कि भाई इसमें इस संविधान संशोधन में ये प्रोविजंस हुए थे 3-4। फिर एक अलग संविधान संशोधन, फिर उसमें 2-3 प्रोविजन जो भी है वो लिख लिया आपने। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल्स के प्रोविजंस को अलग से लिखना है। ठीक है? अब तुलनात्मक चार्ट बनाने, कैसे बनाया जा सकता है तुलनात्मक? कि आपने मान लीजिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो वीटो शक्तियाँ हैं, उसको तुलनात्मक रूप से सारणी बना करके लिख लिया, अलग से नोट्स बना लिए। समाधान की शक्तियों को अलग से नोट्स बना दिए। लोकसभा बनाम जो राज्यसभा की जो विशेष शक्तियाँ हैं, उसको नोट्स बना के लिए अलग से तुलनात्मक रूप से चार्ट के रूप में, है ना? टेबल के रूप में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट याचिका के संदर्भ में जो क्षेत्राधिकार है ना? उसको अलग से बना लिया। तो इस तरीके से आप तुलनात्मक चार्ट बना सकते हो। कुछ जो फैक्ट है, उसको आप अलग से टेबल बना करके लिख सकते हो। तीसरा क्या है, संवैधानिक और जो गैर संवैधानिक संस्था है, जहाँ से हर साल सवाल बनता है, उसका एक एक मैट्रिक्स बना दीजिए एक ही पेज में कि कौन-कौन सी संस्था संवैधानिक है ना? उसके रिलेटेड आर्टिकल क्या है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है उस संस्था का या फिर उस जो भी संवैधानिक जो भी संस्था है उसका, निष्कासन की प्रक्रिया कैसे होती है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की, पुनः नियुक्ति किस तरीके से हो सकती है, उसकी योग्यता क्या है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो प्रीलिम्स के लिए इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं पॉलिटी में। मेंस के लिए क्या करना है, सिलेबस कीवर्ड्स पे लिंक बना करके रखना है आपको कि शक्तियों का पृथक्करण है? संघवाद की चुनौतियाँ हैं, न्यायिक जो सक्रियता है, इस पर 2-2 3-3 पन्नों का इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, उसमें आपको ढाँचा बना करके रखना है कि इसमें समस्याएँ क्या है, समाधान किस तरीके से हो सकता है, इनकी रिपोर्ट्स इनसे रिलेटेड कौन-कौन सी है ना? उससे रिलेटेड संविधान का संशोधन कौन-सा है, कौन-सा आर्टिकल है। फिर मुद्दों पर आधारित जो प्रारूप है ना, जैसे राज्यपाल के पद की प्रासंगिकता क्या बनी हुई है आज? क्या वो केंद्र का एजेंट है? ठीक है? नोट्स में लिखे कि विवाद के कारण क्या, आर्टिकल 356 से रिलेटेड जोड़ करके लिख सकते हो। बिलों को रोकना है, ठीक है? जिस तरीके से वो बिल को रोकते हैं राज्यों के। विभिन्न समितियों के सुझाव है, जैसे पुंछी और जो सरकारी आयोग है, उनकी कुछ फाइंडिंग्स को आपको नोट्स में बनाना है। महत्वपूर्ण केस लॉ जैसे एसआर बोमई केस इससे रिलेटेड है। तो कहीं न कहीं इस तरीके से मेंस के नोट्स को बनाना है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जो मुद्दे जो करंट में चल रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत लिखना है, थोड़े बहुत अभी हालिया क्या अपडेट्स आई है, उससे रिलेटेड समितियाँ क्या हैं, संविधान में कौन-सा आर्टिकल है, कौन-सा संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है, केस लॉज़ क्या है इससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको मेंस के लिए लिखनी पड़ेगी। अब आपके मेंस के नोट्स में सेकंड एआरसी की जो 6th रिपोर्ट आई है ना, उसमें लोकल गवर्नेंस और जो 7वीं रिपोर्ट है, उसमें एथिक्स इन गवर्नेंस वाले जो टॉपिक्स हैं, उनके सुझावों को कहीं न कहीं नीतिगत सुधारों के रूप में आपको उसमें कोट करने पड़ेंगे। तभी जाकर के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सेकंड एआरसी सरकारी कागज़ात है ना? और सरकारी चीज़ों को आप अगर मेंशन कर रहे हो सुधार की चीज़ों को, तो वहाँ कहीं न कहीं ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से आप कोट करके लिख सकते हो। अब आते हैं हिस्ट्री पर कि हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के लिए सभी पढ़ते हैं, आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत और सतीश चंद्र मध्यकालीन भारत, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, ये सारे लोग पढ़ते हैं।
अब इनसे नोट्स कैसे बनाने वो समझते हैं अपन। प्रीलिम्स के लिए आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई आधुनिक भारत की जो सभी प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे सविनय अवज्ञा, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, उनका सटीक कालक्रम आपके पास होना चाहिए। ये आधुनिक नहीं, आप प्राचीन भारत से अभी जो आधुनिक भारत तक जितनी भी घटनाएं हुई ना, आपको कालक्रम पता होना चाहिए। आपको साम्राज्य कौन कौन से स्थापित हुए, सबसे पहले कौन आया था उसमें राजा इत्यादि, सभी नहीं तो लेकिन जो मुख्य मुख्य राजा थे उनकी क्रोनोलॉजी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मतलब रटो नहीं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना कि भाई ये साम्राज्य पहले आया था, ये इसके बाद था, कौन सा 8वीं शताब्दी में था, क्योंकि बहुत बार सवाल बने कि भाई 10वीं शताब्दी तक कौन कौन से साम्राज्य है, कौन सा 12वीं शताब्दी में था। तो ये थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आपके सवाल बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको कालक्रम के बाद आपको प्रशासनिक और आर्थिक जो शब्दावली है, जैसे प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में जो प्रशासनिक पदों और जो टैक्सों के नाम थे, जैसे अमात्य, विशिष्ट, विष्टि, इक्ता, मनसबदार, चौथ, इनके शब्दकोश की एक सूची बनानी है। जो भी पीवाई क्यूज, आप पहले पीवाई क्यूज देखोगे इसके, पीवाई क्यूज में जो जो पहली बात तो आ रखे उसको आप अलग से नोट कर लोगे, और उसी से रिलेटेड अगर जो भी आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी टर्मिनोलॉजीज को नहीं लिखना है, कुछ जो आपको लगता है कि ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू वाले बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पूछते हैं ना, तो वहाँ आप थोड़े बहुत इसको अलग से लिख करके याद कर सकते हो। धार्मिक आंदोलन, जैसे बौद्ध और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण संगीतियाँ कब कब हुई, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके समय का राजा कौन था, ठीक है, हीनयान, महायान, वज्रयान में अंतर, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत जैसी दार्शनिक प्रणालियाँ है, ठीक है, भारतीय दर्शन परंपरा है, उनमें कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली आपको थोड़ा बहुत अंतर पता होना चाहिए कि कैसे ये विकसित हुए, है ना, और कौन कौन सी शाखा इससे विकसित हुई, कौन सी जैन धर्म की शाखा है, कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आप अगर पीवाई क्यूज में देखेंगे ना तो बने हुए बहुत बार। अब मेंस के लिए हिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाने हैं, देखिए, किसी भी चीज़ का आपको कारण ढूंढना और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। जैसे 1857 के विद्रोह की विफलता के आर्थिक, सामाजिक और सैन्य कारक कारण क्या थे, है ना, जनजाति और किसान आंदोलनों के पीछे का मुख्य कारण क्या था, ये आंदोलन क्यों पनपे, इनका प्रभाव क्या हुआ और क्यों फेल हुए, अगर वो हुए हैं तो इनका आपको कहीं ना कहीं कारण और प्रभाव पता होना चाहिए। सेकंड, कला और संस्कृति का जो सामाजिक जुड़ाव है, जैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भक्ति एवं सूफी आंदोलनों में ने मध्यकालीन जो भारतीय समाज थे उसके सामाजिक ताने बाने को कैसे बदला। तो कहीं ना कहीं जो कला और संस्कृति का जो सामाजिक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट जो उनका पड़ा, है ना, उनके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदली उस समय। वैचारिक तुलना करनी है, गांधी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जो सामाजिक राजनीतिक जो विचार थे उसमें समानताएं क्या थी और बुनियादी अंतर क्या क्या थी। समानताएं तो मुख्यतः जो भी आपकी वैल्यूज समाज में है ना, वो वैल्यूज लगभग सभी में समान होगी, लेकिन कुछ मुद्दों पर ये अंतर इनमें दिखाई देता है, ठीक है, तो वो अंतर के मुद्दे आपको पता होने चाहिए कि भाई इनके सिद्धांतों में इस तरीके के अंतर पाए जाते थे। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी और मैपिंग से रिलेटेड कैसे नोट्स बनाए जा सकते हैं जीएस पेपर 1 मेंस का। कक्षा 11-12 की जो आपकी भौतिक और मानव भूगोल की एनसीईआरटी है ना, उसको पढ़ सकते हो, और इंग्लिश मीडियम में जेसी लियोन वगैरह की जो आती है बुक्स, उसको देख सकते हो। हालांकि आपके पास अगर सविंद्र सिंह वाली बुक है ना, सविंद्र सिंह, तो उसको भी देख सकते हो, लेकिन 11-12 की ज्योग्राफी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस ऑक्सफोर्ड वगैरह का जो ब्लैक स्वान का जो एटलस हो ना, वो आपके पास होनी चाहिए, एटलस वाली बुक। अब देखिए, प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी पर क्या फोकस रखना है आपको, पहले तो मैपिंग पर 100% फोकस रखना है, क्योंकि मैपिंग से बहुत सारे सवाल बनते हैं। भारतीय भूगोल, इसमें हिमालय के प्रमुख दर्रे, नदियों के तंत्र जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो प्रायद्वीपीय नदियां है, उनके बाएं और दाएं जो तट की सहायक नदियां हैं, ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर स्थल, है ना, यहाँ से सवाल हर बार बनता है। आपको आपको भी पता है कि जैसे करंट की कोई अपडेट आ गई होगी वो सवाल बन जाता है, ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड। वैश्विक भूगोल में जैसे भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, इनको छूने वाले जो देश है उनकी आपको लिस्ट बना देनी है, ठीक है। एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको देखनी है कि भाई कौन सा दूर का देश है, जो पूछ लिया इससे रिलेटेड। वैश्विक जो स्ट्रेट्स है, जैसे हॉर्मुज, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो अगले साल पूछा जा सकता है ना, इस बार मीन्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वेज और जो पनामा जैसी जो नहरें हैं, वहाँ से सवाल बन सकता है। और पीवाई क्यूज में आपने देखा होगा ना, तो यहाँ से सवाल बने हैं बहुत बार, ठीक है। मेंस के लिए आपको क्या करना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण किस तरीके से है? दुनिया और भारत में लौह एस, कोयला, तांबा, कच्चे तेल का वितरण और इसके जो भौगोलिक और जो भूवैज्ञानिक कारक है वो क्या रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, विशेष करके अरब सागर में, है ना, उसके क्या क्या कारण है, कैसे समुद्र जल जो समुद्र का जो सतह है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो चक्रवातों को किस तरीके से तीव्र कर रहा है, वो आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। शहरी बाढ़ से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, मानव जनित कारण क्या है, भूस्खलन के हॉटस्पॉट कौन कौन से है, अल नीनो और जो ला नीना का जो भारतीय मानसून का प्रभाव है, इस बार जैसे अल नीनो की
स्थिति देखी गई है, तो ये मेंस में सवाल बन सकता है कि अल नीनो किस तरीके से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के मेंस के नोट्स आपको इस तरीके से तैयार करने का आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और उसका करंट में क्या चीज़ अभी न्यूज़ में रही है उससे जोड़ करके आपको लिखना है। ठीक है ना? और कहीं न कहीं जैसे आप मेंस के आंसर लिखो ना तो ज्योग्राफी में आपको रफ मैप बनाना आना चाहिए। जैसे इंडिया वाला मैप आपने लगा दिया है किसी भी उत्तर में अगर वहाँ पर डिमांड है तो उससे आपके कहीं न कहीं आधा नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक्स और वायुमंडलीय जो परिसंचरण है, उसको दिखाने के लिए आपको कहीं न रेखीय चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है? हवाएँ किस तरीके से मतलब जैसे वाताग्र वगैरह का निर्माण किस तरीके से होता है, वो आपको बताने के लिए कहीं न कहीं आप रेखीय चित्र बना सकते हो उसमें। ठीक है? ओके। और जैसे ये पेज है मान लो, तो इधर हाशिए पर इतना सा जगह बना करके आपने मैप दिखा दिया। ठीक है, संसाधन अगर आपको दिखाने तो। तो इस तरीके से ये चीज़ें की जा सकती है। तो ज्योग्राफी में कहीं न कहीं ये जो वैल्यू एडिशन वाले मैप्स वगैरह है ना, इनसे नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है? इकोनॉमी की बात करते हैं अपन। इकोनॉमी में देखिए सबसे पहले तो क्लास नोट्स आपके जो भी हो, जहाँ से भी आपने पढ़े हो, है ना? अब मृणाल सर के लेक्चर सभी लोग पढ़ते हैं, अपन भी करवाएँगे यूट्यूब पर और ऐप पर सारी चीज़ें। ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे है, केंद्रीय बजट है, करंट अफेयर्स है, वहाँ से आपको कहीं न कहीं इसको पढ़ना है इकोनॉमिक्स को। ठीक है? प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाने हैं इकोनॉमी के कि सबसे पहले देखिए कोर कांसेप्ट आपको पता होने चाहिए। प्रीलिम्स में क्या पूछता है? मौद्रिक नीति के उपकरण कौन-कौन से हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर ये कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है? उनका मुद्रास्फीति पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? बीओपी क्या है? सीएडी क्या है? भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटा, ठीक है? विदेशी मुद्रा भंडार के कौन-कौन से घटक हैं? तो वहाँ से आपको बहुत बार सवाल मिलते हैं। इन्फ्लेशन पे तो एटलीस्ट आपको सवाल मिल ही जाता है। ठीक है? अब जो वैश्विक जो सूचकांक है और जो संगठन है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा जारी की जाने वाली जो रिपोर्ट्स है, भारत की स्थिति क्या है, उस पर आपको कहीं न कहीं सवाल मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस आरबीआई से रिलेटेड जो भी आरबीआई के कार्य हैं ना, तो वहाँ से आपको हर साल 1-2 सवाल देखे जाते हैं। ठीक है? आप पीवाई को जब एनालाइज़ करेंगे तो ये चीज़ें आप समझ समझ जाओगे आराम से। मेंस के लिए क्या है आपको थीम आधारित नोट्स बनाने के समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है? बेरोज़गार के प्रकार क्या है, कृषि सब्सिडी और जो कृषि से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, है ना? चुनौतियाँ क्या-क्या है कृषि में, समाधान कैसे इनका निकाले जा सकती है, ठीक है? कौन-कौन सी रिपोर्ट्स कृषि पर जारी होती है, तो वो कहीं न कहीं आपको नोट्स में मेंशन करनी पड़ेगी। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सप्लाई चेन प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है? निवेश मॉडल किस तरीके से अपनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समस्या समाधान का प्रारूप कैसे होना चाहिए, जैसे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में मान लीजिए एनपीए की समस्या हो रही है, ठीक है? तो वर्तमान एनपीए का डेटा क्या है आपके पास? एनपीए के कारण क्या है? सरकार और आरबीआई के क्या प्रयास है एनपीए को कम करने के लिए और लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड बताना कि इस तरीके से भी सुधार किया जा सकता है, ठीक है? ओके। अब देखते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट में देखिए शंकर आईएएस के नोट्स होते हैं, डाउन टू अर्थ मैगज़ीन है ना? और नीति के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, वहाँ से सवाल बनते हैं। प्रीलिम्स में देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है अ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं ना, उसमें प्रीलिम्स में क्या सवाल क्या नोट्स बनाना है आपको? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, जैसे यूएनएफसीसीसी की जो कॉप मीटिंग्स होती है ना? उनमें पेरिस समझौते, ग्लासगो संकल्प, क्योटो प्रोटोकॉल और जो भी लेटेस्ट मान लो कोई भी समिट हुई, उसमें क्या-क्या फाइंडिंग्स आपके निकल के आई है, ठीक है ना? टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, है ना? तो उनके अलग से आपको नोट्स बनाने हैं वन लाइनर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सीबीडी, साइट्स, ठीक है? इनके क्या-क्या मुद्दे चल रहे हैं, उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट आई है, वो आपको पता होना चाहिए। वन्यजीव और जो आईयूसीएन की जो जो संकटाग्रस्त लिस्ट होती है, उसमें क्या अपडेट हुआ है, ठीक है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियाँ जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, घड़ियाल है, संगाई हिरण है, इनके प्राकृतिक आवास की लोकेशन क्या है? जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो जीव-जंतु है ना, उनकी लोकेशन कहाँ पर है ना? उसमें खतरे और उनकी संरक्षण की स्थिति किस तरीके से है, वो चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन करनी है। मेंस के लिए क्या करना है कि भारत के जो पंचामृत लक्ष्य है, उसको आपने अलग से लिख लिया, उसमें अपडेट भी आई है लेटेस्ट, है ना? तो वो आपको पता होनी चाहिए। नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य है ना? उसमें व्यावहारिक चुनौतियाँ क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी जो सौर, पवन और हाइड्रोजन मिशन है, उसमें कितनी प्रगति हुई है, उसके आपको डेटा आपके पास होना चाहिए वैल्यू एडिशन के रूप में। तो आप जब भी आंसर लिखो, तो ये लेटेस्ट डेटा आप अगर मेंशन करोगे, तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। पर्यावरण प्रभाव जो आकलन होता है ना, एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है? तो इसका महत्व क्या है? विकास बनाम जो पर्यावरण की बहस है, उस पर सवाल बनते रहते हैं हर बार। भारत में इसकी प्रक्रियात्मक कमियाँ क्या-क्या है और सुधार के उपाय क्या होने चाहिए, जिसकी वजह से पर्यावरण के साथ-साथ विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब साइंस टैग की बात करते हैं, जीएस पेपर 3, ठीक है? अब देखिए द हिंदू का जो साप्ताहिक साइंस एंड टेक वाला जो पेज आता है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सीरीज़ जो आता है या फिर इसरो और जो डीआरडीओ की जो आधिकारिक वेबसाइट्स है, वहाँ पर जो भी चीज़ें अपडेट होकर के आ रही है, वहाँ से कहीं न कहीं सवाल पूछे जाते हैं,
देखिए, प्रीलिम्स में क्या पूछेंगे, उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G और 6G तकनीक है, क्रिस्पर-Cas9 जो है, जीन एडिटिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इसके मूल सिद्धांत क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या है, वहाँ से सवाल प्रीलिम्स में आपको दिखता है। अगर आपने पीवाईक्यूज़ को ठीक से समझा होगा ना, तो आपको वहाँ से ये सवाल, वहाँ पर ये सवाल दिखेंगे। अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम में इसके इसरो के प्रमुख मिशन जैसे गगनयान, आदित्य L1, चंद्रयान की जो श्रृंखला है, वहाँ से सवाल बने हैं पीवाईक्यूज़ में। भारत की जो मिसाइल प्रणालियाँ है, अग्नि, ब्रह्मोस, है ना? इसमें किस-किस तरीके से ये सतह से सतह में वार करने वाली है, फिर सतह से हवा में, ये आपको इसके कांसेप्ट पता होने चाहिए। इनके बीच पीछे की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, वो आपको पता होनी चाहिए। उपग्रह जो कक्षा है, ठीक है? लो अर्थ ऑर्बिट है, मिड अर्थ ऑर्बिट है ना? जियोसिंक्लाइन जो अर्थ ऑर्बिट है, तो वहाँ से आपको सवाल बनते हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। मेंस में आपको सिंपली क्या लिखना है कि मेंस में आपका जो तकनीक का जो सामाजिक अनुप्रयोग है कि भाई कृषि में ड्रोन का उपयोग कर लिया, ठीक है, आईओटी का जो उपयोग कर रहे हो, स्वास्थ्य सेवा में जो टेलीमेडिसिन है, जेनेरिक दवाओं की जो भूमिका है, उसका क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए, है ना? उसके नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जो आईपीआर होते हैं ना, बौद्धिक संपदा अधिकार और साइबर सुरक्षा, देखिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, डेटा संप्रभुता और भारत में जो पेटेंट कानून से जुड़ी हुई वैश्विक चुनौतियाँ हैं ना, उससे रिलेटेड रिलेट करके आपको बहुत बार सवाल पूछते हैं। ठीक है ना? उसमें समाधान क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कौन-कौन से हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास नोट्स के रूप में आपके पास पहले से बनी हुई होनी चाहिए। अब इंटरनल रिलेशन, अ, इंटरनल सिक्योरिटी और सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सवाल है, उसके नोट्स कैसे होने चाहिए, ये मुख्य रूप से बिल्कुल प्रॉपर मेंस का मुद्दा है, ठीक है ना? अब इसके पास आपको जो अखबार के संपादक है, ठीक है? आपको कुछ रिपोर्ट्स अगर जारी हो रही है, जो सामाजिक योजनाएँ अगर है, कुरुक्षेत्र योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगज़ीन है, तो वहाँ से कुछ आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे कि आईआर में क्या करोगे? अब देखिए, द्विपक्षीय संबंधों में कुछ भू-राजनीतिक जो बदलाव आए हैं, भू-आर्थिक, रणनीतिक पहलुओं पर आपके नोट्स केंद्रित होने चाहिए कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है धीरे-धीरे। भारत के पड़ोसी देश, पश्चिम एशिया, क्वाड, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और जो 2-2 पन्नों के जो आपके नोट्स हैं ना, इन सब पर आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है? इंटरनल सिक्योरिटी में देखिए वामपंथी उग्रवाद से सवाल बनता है, उत्तरी-पूर्वी भारत है, वहाँ पर जो उग्रवाद है, साइबर युद्ध है, मनी लॉन्ड्रिंग है, आतंकवाद के वित्त पोषण की जो समस्या है, कारण, इसका प्रभाव, इसकी जो सरकारी रणनीति या फिर समाधान क्या है, इस तरीके से आपके नोट्स बनाने चाहिए कि भाई कोई भी समस्या है, तो इसका कारण क्या है ना? इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, फिर इसकी सरकारी या फिर रणनीतिक समाधान क्या हो सकता है, वो आपको लिखना है, ठीक है? नोट्स के रूप में। भारतीय समाज, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, जनसंख्या से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी चुनौतियाँ क्या है, गरीबी, शहरीकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और इसमें कहीं न कहीं आपको वही कारण और समाधान, कारण, चुनौतियाँ, समाधान, समाधान, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। अब देखिए, वैल्यू एडिशन के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, कहीं न कहीं वैल्यू एडिशन आप करोगे ना, तो उसमें 1.5 से 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। 1.5 से 2 नहीं तो 1 नंबर तो आपका बढ़ ही जाएगा, अगर आपने कुछ वैल्यू एडिशन के नोट शामिल करे हैं आपके आंसर में। जैसे कि अब सेक्टर वाइज़ डेटा आपके पास डेटा शीट अलग से होनी चाहिए। जैसे कि कैसे? कृषि में जैसे भारतीय कार्यबल का 45% कार्य कृषि पर निर्भर है भारतीय कार्यबल, लेकिन जीडीपी में 18% ही योगदान है। तो ये डेटा अगर आपने कहीं पे भी कृषि वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो आपका आधा नंबर बढ़ जाएगा इसी को देख कर के। ठीक है? स्वास्थ्य में देखिए, जीडीपी का केवल 2.1 2.2% खर्च करता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है, वो कहीं न कहीं 2.5% खर्च करने का मतलब सुझाव देती है और इसमें जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो भी अपडेट आ रखी है ना, उसको भी आपको लिख करके रखना है। जैसे लेटेस्ट अपडेट आ जाए, उसको आपको नोट्स में शामिल कर देना है। महिलाएँ, जैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, उसका नवीनतम आंकड़े क्या है? महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध क्या-क्या है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से ही डेटा फॉर्म में आपके पास डेटा फैक्ट रूप में, डेटा शीट के रूप में होने रखनी पड़ेगी आपको। क्योंकि लास्ट टाइम में फिर आप उनको यूज़ कर कर के बढ़िया मार्क्स एक्स्ट्रा नंबर अचीव कर सकते हो। शिक्षा में देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट कितनी है? नीति आयोग का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, उसमें क्या मतलब डेटा में आपको राज्यों की स्थिति दिखती है। अब देखिए, समितियाँ जो आयोग है, इनकी सिफारिशों को अलग से आपको मतलब टेबल बना कर के लिखना है। जैसे कि पुलिस सुधार में प्रकाश सिंह मामला है, ठीक है? रिबेरो समिति है, पद्मना भैया जो समिति है, चुनावी सुधार में दिनेश गोस्वामी समिति है, विधि आयोग की जो 244 और जो 55वीं जो रिपोर्ट है, डेटा गोपनीयता में न्यायमूर्ति बीएन कृष्ण समिति जो है, ठीक है? संघवाद और केंद्र राज्य से जो संबंध है, उसमें सरकारी आयोग है, मदन मोहन पूंछी आयोग है, इनकी सिफारिश है। तो ये कहीं न कहीं आपने अगर पहले से ही समितियाँ और इनकी जो अगर सिफारिशें हैं ना, उनको लिख कर के रखा है, तो आपके बढ़िया आंसर्स में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। केस स्टडीज़ आपको लिख कर के लिखनी है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, वो लिख कर के लिखनी है। जैसे कि जल संरक्षण के लिए महाराष्ट्र का जलयुक्त शिवार जो आंदोलन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है,
ठीक है। ठोस कचरा निपटान में छत्तीसगढ़ का विकेंद्रीकृत मॉडल, या फिर इंदौर का 100% कचरा पृथक्करण जो मॉडल है। आपदा प्रबंधन में चक्रवातों से निपटने के लिए जो ओडिशा सरकार का जीरो कैजुअलिटी जो मॉडल है, उसको अपनाना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये जो बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेज़ है ना, वो आपको अलग से गूगल कर के लिखना है सारी चीज़ों को, ठीक है? प्रभाव जैसे ऐसे कुछ कोटेशंस लिखने हैं जो कि प्रभाव मतलब कहीं न कहीं प्रभाव छोड़े आंसर में। जैसे कि ऐसे और जो एथिक्स वाले जो पेपर है ना, उसमें महापुरुषों के उद्धरणों की एक सूची बनानी है आपको। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला कि पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच के लिए नहीं। तो ये कोटेशन आपने एथिक्स में भी यूज़ कर ली, ठीक है, पर्यावरण के उत्तरों के लिए। और महात्मा गांधी जी के जो 7 सीन्स हैं, जो 7 पाप है, उसके सिद्धांत को नीति शास्त्र के केस स्टडी के रूप में यूज़ कर लिया, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे संवैधानिक नैतिकता पे जो बात करते हैं, उसको जीएस पेपर 2 के प्रस्तावना या फिर न्यायिक निर्णयों के उत्तर में शामिल कर सकते हो। तो ये कहीं न कहीं ऐसे एथिक्स, इनके आंसर्स में ये कोटेशंस बहुत अच्छे प्रभाव छोड़ करके जाएँगे आपके आंसर में, ठीक है। अब करंट अफेयर्स को लेकर के प्रीलिम्स और मेंस का क्या मतलब इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो आपको देखना है। देखिए, अखबार आप कोई भी उठा लीजिए, या फिर जो डेली न्यूज़ एनालिसिस हम भी करवा रहे हैं, पीआईबी, द हिंदू, उसका मंथली भी करवाएँगे और ईयरली भी करवाएँगे। तो उसमें द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते समय केवल उन्हीं न्यूज़ को देखना है, जो कि सीधे तौर पर आपके जीएस के सिलेबस के कीवर्ड से मेल खा रही हो। जैसे राजनीतिक जो बयानबाज़ी है, उस पे ध्यान नहीं देना है। स्थानीय जो अपराध है, उस पे ध्यान नहीं देना। गपशप वाली जो खबरें हैं, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, ठीक है? तो उसको जो भी जीएस की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हो ना, उसी को देखना है, और उसमें भी आपको कुछ अगर फैक्ट दे रखा है तो उसको अलग से मेंशन करना है। एडिटोरियल जितने भी होते हैं ना, उसमें 3 पॉइंट्स तकनीकी आपके पास होनी चाहिए कि पहली बात तो एडिटोरियल में मुद्दा क्या है, ठीक है? उसका कारण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? फिर चुनौतियाँ क्या है? लेखक द्वारा उठाए गए 3-4 मजबूत विश्लेषणात्मक बिंदु आपको अलग से लिखने हैं। फिर समाधान या फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उसमें आपको जो विशेषज्ञ द्वारा दी गई जो तार्किक सलाह है ना, उसको कहीं न कहीं नोट करना है आपको। अब मंथली मैगज़ीन या फिर जो ईयरली मैगज़ीन है ना, वो आप फ़ॉलो कर सकते हो। अपन प्रथम आईएएस की भी मैगज़ीन अपन लॉन्च करेंगे। हर मंथ की लॉन्च होगी, और ईयरली भी साथ में कंपाइलेशन करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? अब देखिए, कम समय में आपको अधिकतम रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कि देखिए, आपको ये मतलब मेक श्योर करना है कि आप लास्ट में 2-3 महीनों में 4-5 बार रिवीजन सुनिश्चित करेंगे। तो आपके पास 2 तरीके के नोट्स होने चाहिए, डिजिटल और पेपर। अगर डिजिटल नहीं भी है ना, तो पेपर नोट्स भी उस तरीके से होने चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, जो कि जीएस 2 है या फिर जीएस 3 है, उसमें बहुत अपडेट्स आती रहती है, टाइमली अपडेट्स आती है। तो उसमें क्या करेंगे, लगातार जैसे करंट अफेयर्स की जो अपडेट्स आ रही है, नई योजनाएं आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको डिजिटल नोट्स में क्या सर्च करना या फिर स्पेस बना करके नया कंटेंट ऐड करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए जो ज़्यादा लचीली जो सब्जेक्ट्स है, जिसमें ज़्यादा बदलाव आ रहा है, उनको आप डिजिटल नोट्स के रूप में बनाइए। कागज़ के नोट्स में किस तरीके से करोगे, जैसे हिस्ट्री है, भूगोल है, आर्ट एंड कल्चर है, या फिर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उसको कहीं न कहीं ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत होती नहीं है, अगर हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है तो। तो उसको आप नोट्स किसमें बना सकते हो? आप अपने कागज़ या फिर आपके रजिस्टर वगैरह है ना, उसमें भी आप उसको नोट्स के रूप में बना सकते हो। 1:10 का आपको नियम पता होना चाहिए कि जैसे 100 पेज के नोट्स है ना, 100 पेज की मान लीजिए बुक है, तो उसमें आपको 10 पेज का नोट्स बनाना बस, क्रिप्स एकदम। जो इम्पोर्टेंट है उसी को बनाओगे, और वो आपको कब पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, वो जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे ना बहुत अच्छे से, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि कौन सी जानकारी आपके उत्तर के लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो मेंस के जब पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज आप अच्छे से एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा। हालांकि हम जो मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है, उसमें सभी चीज़ें पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज करवा रहे हो। अगर आपको जुड़ना है तो उससे भी आप जुड़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखी होगी ऐप की, वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देखिए, 2 तरीके के नोट्स होने चाहिए, L1 और L2। जैसे L1 है ना, वो विस्तृत नोट्स होंगे, जैसे आपके किसी कोचिंग के नोट्स हो गए, आपके टेक्स्ट बुक के नोट्स हो गए, करंट अफेयर्स के बहुत व्यापक नोट्स हो जाएँगे। L2 लेवल 2 के नोट्स कैसे होंगे कि आपके प्रीलिम्स या फिर मेंस के ठीक 2-3 महीने पहले आप उसको रिवाइज़ कर सको। इसमें आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डेटा, निमोनिक्स जो आपने बनाए हैं, वो आपको ऐड करने हैं, है ना? तो ये चीज़ें कहीं नहीं, जैसे पूरी लक्ष्मीकांत है ना, तो उसको L2 नोट्स में 40 से 50 पन्नों में उसको पूरा लिखना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज़ में बना है सवाल, वहाँ से आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है? अब आपको रिवीज़न किस तरीके से करना है कि देखिए, एक तो दैनिक चक्र होना चाहिए कि भाई आपने एक दिन पूरा पढ़ा, अगले दिन जब भी आप सुबह उठो, वापस पढ़ने बैठो, तो 15-20 मिनट में पिछले दिन का जो भी पढ़ा हुआ है ना, उसको रिवाइज़ कर लो। साप्ताहिक स्तर पर, जैसे आपके सप्ताह का जो अंतिम दिन है ना, रविवार, तो उसमें आधा आधा दिन, कम से कम 4-5 घंटे पिछले 6 दिनों में आपने क्या पढ़ा है, वो आपको रिवाइज़ करना है अच्छे से। मासिक रिवीजन में क्या करना है कि महीने के अंतिम 2 दिन, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक नोट्स वगैरह है ना?
और जो भी सारी चीज़ें आपने नोट करके रखी है, वो महीने के अंतिम 2 दिनों में आपको रिवाइज़ करनी है। तो आपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक इन तीनों स्तरों पर आपने रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपके तैयार रहेगी। तो कहीं न कहीं आप जो पढ़ रहे हो ना, वो भूलोगे नहीं एटलीस्ट, सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। ठीक है? तो इस तरीके से अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है, कि रिवीजन वगैरह कैसे क्या करना है, ठीक है ना? ओके, तो आप अगर हमारे साथ कोर्सेज़ में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, आपकी सारी जो भी इंक्वायरी है, वो कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है? रिज़ॉल्व कर दी जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा होगा आपके लिए आई थिंक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।